स्टूडेंट्स, आज हम समास के बचे हुए पार्ट को पढ़ लेंगे। पार्ट 6 समास। तो आपकी बुक में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? विशेषण उभय पद, यहाँ तक पढ़ लिया था। विशेषण उभय पद तक हमने पढ़ लिया था। आज हम द्विगु समास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले द्विगु समास में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने दिया है द्विगु समास, जिस समासिक पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और किसी समूह का बोध कराता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि द्विगु समास को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस समास के शब्द में जो पहला शब्द होगा, जो पहला पद होगा, वो होगा संख्यावाची। यानी कि पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। उसके क्या होगा? संख्या आएगी उसके आगे। इससे हम पहचान जाएंगे। उसमें दो पद होंगे और पहला पद क्या होगा? संख्या होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो पद को वो क्या है? वो द्विगु समास है। तो अब देखते हैं इसके उदाहरण। बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण है इसके। देखिए, सबसे पहला है तिरंगा। तिरंगा से आपको मतलब पता चल रहा है क्या है? तीन रंगों का। तीन अर्थात तीन संख्या आ गई यहाँ पे। तो अब यहाँ पर क्या होगा? द्विगु समास है। फिर आ गया त्रिलोक। त्रिलोक यानी कि तीन लोकों का समूह। तीन लोकों का समूह। दो पहर, दो पहरों का समूह। दो राहा, दो राहें। फिर है आपका त्रिफला, तीन फलों का समाहार, मतलब होता है समूह या इकट्ठा ग्रुप जिसे आप कहते हैं, वो हो गया। ठीक है, तो त्रिफला तीन फलों वाला। दुसुती दो सूत वाली। सप्तर्षि सात ऋषियों का समूह। चवन्नी चार आनों का समूह। ठीक है, तो इन सब समासिक पदों में जो पहला पद है वो क्या है? संख्यावाची है। तो यानी कि संख्यावाची जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ इसमें कि त्रिफला में जो त्रि लगा हुआ है, ये त्रि क्या है? तीन के लिए आया है। ऐसी दुसुती में दो जो आया है, दो सूत वाला आया है। सप्तर्षि में जो सप्त आया है वो सात के लिए आया है। चवन्नी में जो चा आया है वो चार के लिए आया है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये संख्यावाची हैं। ऐसे देख लीजिए इस वाले में, इधर भी देख लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ। जो तिरंगा में ती आया है वो तीन रंगों के लिए आया है। त्रिलोक में त्रि आया है वो भी तीन के लिए आया है। दोपहर में दो जो आया है वो दो के लिए आया है। और दो राहा में जो आया है वो भी दो के लिए आया है। तो ये सब क्या है? ये संख्यावाची हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? द्विगु समास होगा। चलिए अब इसको हम पढ़ लेते हैं। कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर। अब देखते हैं कर्मधारय और द्विगु समास में क्या अंतर होता है। आइए, कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला क्या होगा? गुणवाचक होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। पहला विशेषण, दूसरा विशेष्य। विशेषण अब हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे। जो भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द हमारे क्या होते हैं? विशेषण। और जिसकी वो विशेषता बता रहे होते हैं वो क्या होता है? विशेष्य। जैसे पीला आम। अब हमने यहाँ पर पीला आम की बात करी, तो आम कैसा है? पीला। तो पीली तो उसकी विशेषता हो गई कि वो पीला है, तो इससे पीला जो शब्द होगा वो होगा विशेषण। लेकिन ये किसकी विशेषता बता रहा है? पीलापन किस में है? आम में। तो वो जो आम शब्द है वो क्या हो जाएगा? वो विशेषण हो जाएगा हमारा, सॉरी विशेष्य हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो विशेषण और विशेष्य में यही अंतर है। कैसा पूछने पर जो अर्थ आएगा तो वो होगा विशेषण, और क्या पूछने पर जो अर्थ आएगा वो होगा विशेष्य। जैसे पीला आम, कैसा आम? पीला, विशेषण। पीला क्या? आम, तो आम हो गया हमारा विशेष्य। आइए अब इसे पढ़ लेते हैं। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है, परंतु द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। आइए देखें इसे। अब जैसे आ गया आपका नील गगन। नीला है जो गगन। अब यहाँ पर क्या है? गगन की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर क्या बताई जा रही है? नील गगन में नीला है जो गगन, यहाँ पर नीले की गगन की विशेषता बताई जा रही है। लेकिन जो शब्द आया है नवग्रह, अब नवग्रह क्या है हमारा? देखिए मैं आपको बताती हूँ। नवग्रह है आपका ये देखिए, और यहाँ पर आ गया 9 ग्रहों का समूह। ठीक है,
तो 9 जो शब्द आया वो संख्यावाची है, इसलिए ये क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे चतुर्वर्ण दिया हुआ है ऊपर, चतुर्वर्ण मतलब 4 वर्ण वाला। ठीक है, 4 वर्ण, तो यहाँ पर जो 4 वर्ण है, ये जो 4 दिया हुआ है ये संख्या है, तो आपको इससे क्या पता चल रहा है, ये द्विगु समास है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बहुव्रीहि समास आ गया आपका, इसे कहते हैं इंग्लिश में एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। ठीक है, बहुव्रीहि समास, इसको पढ़ लेते हैं। क्या ये, जिन समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य ही पद प्रधान हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर 2 पद दिए हुए हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं है, कोई अलग से ही अर्थ आया है, कोई अलग से ही प्रधान शब्द आया है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इस समास द्वारा बनने वाला पद विशेषण का कार्य करता है। जैसे अब जैसे हो गया आपका नीलकंठ, सबसे पहले क्या आया आपका, नीलकंठ। अब नीलकंठ में क्या है आपका, नीले कंठ वाला। अब नीले कंठ वाला कौन होता है, कौन है नीले कंठ वाला, शिव, भगवान शिव। ये देखिए शिव, तो ये जो है ये क्या है, शिव हैं। आप देखिए नेक्स्ट, विषधर, विषधर विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला कौन है, सांप, लेकिन विषधर शिव का भी एक पर्याय है। आगे आपका नेक्स्ट दशानन, दश आनन, यानी दश है आनन जिसके, आनन माने मुख, 10 मुख किसके थे, रावण के, तो हमारा रावण हो गया। ये कुछ अलग ही बन के आया, देखिए जो दशानन था उसमें 2 शब्द थे, 2 पद थे, दश और आनंद, लेकिन इसमें रावण नहीं था, लेकिन हमारा ये अर्थ कहीं और से ही निकल के आया। ठीक है, चतुर्भुज, अब चतुर्भुज में 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाले कौन हैं, विष्णु। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका चक्रधर, चक्रधर कौन है भाई, चक्रधर कौन है, चक्र धारण करने वाला कृष्ण, कृष्ण जी जो है वो चक्र अपना धारण किए हुए हैं। ठीक है, अब आ गया इसमें कि बहुव्रीहि समास में, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है आपका, आप देखते हैं। द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य, परंतु बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। द्विगु समास में क्या होता है, समास का पहला पद संख्यावाची होता है, अभी हमने पढ़ा था, लेकिन बहुव्रीहि समास में ऐसा नहीं होता, उसमें कोई अन्य पद निकल के आता है। आप देखिए पंचरत्न, पंचरत्न 5 रत्नों का समूह, उसे पंचरत्न कहेंगे। पंच में क्या आ रहा है, पंच में 5, 5 यानी कि संख्या, संख्या आ रही है तो द्विगु, संख्या आ रही है तो द्विगु समास। ठीक है, फिर आ गया आपका त्रिफला, त्रिफला का मतलब 3 फलों वाला, 3 फलों वाला यानी कि 3 संख्या आ रही है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, द्विगु हो गया। ठीक है, तो 5 रत्नों वाला और 3 फलों वाला ये हमारे क्या हो गए, द्विगु समास हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट है चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, तो 4 भुजाओं वाला कौन है, विष्णु, वो हो गया। चक्रधर हो गया आपका चक्र धारण करने वाला, कृष्ण, कृष्ण हो गया चक्रधर। अब आगे आपके द्विगु और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, द्विगु और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है बताइए। अब द्विगु तो हमने पता चल गया क्या होती है, उसमें संख्या होती है, और बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दूसरा पद आता है। तो द्विगु समास में हमारा और बहुव्रीहि समास में अंतर हमें पता चल चुका है। अब आ गया कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर, हमें क्या देखना है, अब कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर देखना है। तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है, दूसरा विशेष या उपमेय होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में कोई समस्त पद ही संज्ञा का विशेषण होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष्य भाव होता है, विशेषण होता है, कोई एडजेक्टिव दिया होता है और कोई ऐसा वर्ड नाउन दिया होता है जो जिसकी विशेषता बताई गई हो। लेकिन बहुव्रीहि समास में ऐसा नहीं है, उसमें कोई नया पद ही अलग से आता है, अभी हमने पढ़ा है। तो आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। अब जैसे सबसे पहला है आपका नीलकंठ, नीलकंठ में क्या है, नीलाकंठ विशेषण, यहाँ पे विशेषण दिया। नीलाकंठ किसका है भाई बताइए, नीलाकंठ किसका होगा,
नीले कंठ वाला, पीतांबर, पीला कपड़ा, विशेषण दिया हुआ है इसमें। अब देखिए नीला कंठ है जिसका, कौन है वो? शिव। पीले वस्त्र वाला, कौन है पीले वस्त्र धारण करता है? श्री कृष्ण। ठीक है, तो ये जब होंगे जहाँ पर यहाँ पर इनका अर्थ किसी और के लिए प्रयोग किया जाएगा, किसी और के लिए अर्थ के लिए प्रयोग किया जाएगा जो उन दो पदों में नहीं है, वहाँ पे होगा बहुव्रीहि समास। और जहाँ पर विशेषण विशेष्य होगा, केवल विशेषता बताई जाएगी, वहाँ पे क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं द्वंद्व समास पे आ जाते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? द्वंद्व समास। कॉप्युलेटिव कंपाउंड कहते हैं इसे। आइए देखते हैं इसमें क्या है। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, विग्रह करने पर एवं आदि तथा आदि लगा हो, द्वंद्व समास कहलाता है। एवं या आदि लगा होगा तो वहाँ पर हमारा क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। द्विगु और द्वंद्व में अंतर है। द्विगु क्या होता है? संख्यावाची। बहुव्रीहि क्या होता है? कोई नया अर्थ। लेकिन अब हमारा आ गया द्वंद्व। द्वंद्व में दो शब्द दिए होंगे, दो पद दिए होंगे, और उन दोनों पदों के बीच में या तो डैश लगा हुआ होगा समस्त पद में, और उनके बीच में एवं या तथा लिखा हुआ होगा जब उसका विग्रह किया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला है आपका, देखिए राधा कृष्ण। सबसे पहला आपका क्या दिया हुआ है? राधा कृष्ण दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में ये डैश भी लगा हुआ है, और जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? राधा और कृष्ण। अब देखिए और शब्द आ गया इसमें। फिर आ गया अन्न और जल। अब इसमें अन्न और जल हमारा कैसे हो जाएगा? देखिए अन्न और जल में बीच में हमारा डैश लगा हुआ है, और अन्न एवं जल, तो एवं आ गया इसमें। ऐसी राजा प्रजा, राजा तथा प्रजा, पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, ये पढ़े हैं आपने। अब देखिए कुछ और देख लेते हैं इसमें। एक और उदाहरण, आटा दाल, आटा और दाल, हार जीत, हार और जीत, सुख दुख, सुख और दुख, नदी नाले, नदी और नाले। ठीक है, ये हो गए आपके। आइए अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं अव्ययी भाव समास। लास्ट है हमारा अव्ययी भाव समास। ये होता है एडवर्बियल कंपाउंड। ठीक है, एडवर्बियल कंपाउंड होता है ये अव्ययी भाव समास। इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान व अव्यय हो तथा उसके योग से सारा समस्त पद ही अव्यय बन जाए। पहला पद क्या हो? अव्यय हो, वही अव्ययी भाव समास होता है। अब देखते हैं ये अव्यय है क्या। अव्यय का मतलब होता है, व्यय मतलब क्या होता है? खर्च। लेकिन अव्यय ना खर्च, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो वो जो होते हैं उनमें आगे एक पहचान और है इसकी, एक पहचान और है, वो है इसके आगे उपसर्ग लगा हुआ होगा। अधिकतर जो अव्ययी भाव समास होते हैं उनके आगे क्या लगा होता है? उपसर्ग लगा हुआ होता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। पहला तो इसमें जो उपसर्ग वाले हैं वो नहीं दिए हुए हैं। यहाँ पे आपके उदाहरण जो नॉर्मल उदाहरण है वो दिए हुए हैं कि ये समस्त पद ही हो जाएगा, इसमें चेंज नहीं होता पहले पद में। देखिए अब कैसे अव्ययी भाव समास। अब देखिए सबसे पहला है प्रत्येक, एक एक। अब इसमें बीच में क्या है? डैश तो लगा हुआ है, लेकिन इसमें जो एक एक है, जब प्रत्येक में लिखा हुआ एक, प्रत्येक, प्रति एक, तो एक एक उसके उदाहरण में आ गया। ऐसे यथा शक्ति, 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 जब इसका विग्रह करेंगे तो ये शब्द भी आएगा, शक्ति के अनुसार। फिर नेक्स्ट है आपका बेचैन, बेचैन, चैन, तो यहाँ पर जब इसका विग्रह करेंगे तो बिना चैन के। फिर आ गया आपका गली, 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 प्रत्येक गली, यानी कि उदाहरण में भी आया ये। ठीक है, तो जब इसका विग्रह करते हैं तो एक शब्द ऐसा होता है जिसका विग्रह नहीं, जिसका अव्यय नहीं होता है, वो उसमें निहित रहता है, उसके विग्रह में ज़रूर दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ लिया है? द्विगु समास को पढ़ा है, बहुव्रीहि समास को पढ़ा है, द्विगु समास और कर्मधारय समास में अंतर, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास को हमने पढ़ लिया है। इस सब का रिवीजन आप कर लेंगे। इसके बाद अब हमारी एक्सरसाइजेज ही स्टार्ट होंगी। ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर। एक्सरसाइजेज को कल हम एक्सप्लेन करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। तब तक आप चैप्टर को रिवाइज कीजिए। थैंक यू।